नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कसालकर। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट सेशन में क्रिप्टो बिल की संभावना के ना होने के दिए संकेत। निश्चल शेट्टी ने पार्टनरशिप में सेट किया नया ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। जुकरबर्ग शेयर में 20% गिरावट के बावजूद है मेटावर्स प्लान्स को लेकर कॉन्फिडेंट। वीक रिस्क एपेटाइट और मेटा अर्निंग्स की वजह से गिर रही है क्रिप्टो की कीमत। शिबा इनू ने अपनी फास्ट फूड चेन के लिए डॉज कॉइन किलर पावर्स वेली से मिलाया हाथ। गोल्डन ग्लोब विनर जॉन लीजेंड म्यूजिशियंस के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे NFT प्लेटफॉर्म। कॉइनबेस और जेनेसिस में बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स कर रहे हैं निवेश। यूके टैक्स रेगुलेटर स्टेकिंग और डिफाई लेंडिंग पर दे रहा है गाइडेंस। ग्रोइंग रेगुलेटरी क्लैरिटी के बीच मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने बनाई एशियन मार्केट्स पर अपनी नजर। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में संकेत दिया है कि अब तक बजट सेशन 2022 में क्रिप्टो बिल को शामिल नहीं किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बिल पर एक सवाल का जवाब देते हुए साफ किया कि सरकार अब अलग अलग स्टेक होल्डर्स से फिलहाल कंसल्ट कर रही है। उसके बाद ही वो उस बिल के साथ आएगी जिसके लिए टाइमलाइन निर्धारित नहीं की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार वर्चुअल असेट्स पर बजट की घोषणा का उद्देश्य प्राइवेट क्रिप्टोस और डिजिटल करेंसी के बीच अंतर करना था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल असेट्स पर बैन लगाने या अलाउ करने का निर्णय एक अलग बिल में तय किया जाएगा। वजीरेक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी और ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट ओमर सईद ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्केलिंग के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स में से एक से निपटने के लिए शार्डम नाम के एक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। बताया जा रहा है कि शार्डम एक इथेरियम वर्चुअल मशीन यानी EVM है। शार्डम कंपैटिबल शार्डेड ब्लॉकचेन है जो इन्फिनाइट स्केलेबिलिटी, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन और सॉलिड सिक्योरिटी का दावा करता है। शार्डम का एम इंडिया, ब्राजील जैसे उभरते मार्केट्स में से एक लार्ज यूजर बेस को हासिल करना है और हर देश के लिए जहां ब्लॉकचेन का मुख्य रूप से गेमिंग और पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेक्ट का एम्स लेयर 1 ब्लॉकचेन्स यानी लो थ्रूपुट और हाई फीस के सामने आने वाले सबसे बड़े मुद्दों को हल करना है। शार्डम ओपन, कोलैबोरेटिव और कम्युनिटी ड्राइवन होगा और डिसेंट्रलाइजेशन तक पहुंच का डेमोक्रेटाइज करेगा, जिसके बारे में फाउंडर्स ने एक बयान में खुलासा किया है। मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, ने कंपनी के पहले मेटावर्स इंटरव्यूअर में हुए चौंकाने वाला $10 बिलियन से ज्यादा के नुकसान का खुलासा किया है, जिसके कुछ घंटों के बाद कंपनी का स्टॉक 20% से ज्यादा नीचे फिसलकर लगभग $249 पर शेयर हो गया है। इस तरह से ये साल दर साल लगभग 4% नीचे है। कंपनी के अकाउंटिंग के अनुसार मेटा का हाल ही में फॉर्म किया गया रियलिटी लैब्स डिवीजन 8% की क्वार्टरली प्रॉफिट डीप के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर सोशल मीडिया के दिग्गज के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि वो अब भी Web3 और मेटावर्स स्पेस में अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट को लेकर कॉन्फिडेंट है। वही अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मेटा अपने एस्टिमेटेड मेटावर्स विजन को पूरा करने के लिए कम से कम $60 बिलियन खर्च करेगा। बिटकॉइन और ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट में थर्सडे के दिन लेट एशियन ट्रेड्स में दुनिया के दो सुपर पावर के बीच सैन्य तनाव में बढ़ोतरी से लेकर मेटा प्लेटफॉर्म में हाल के समय में क्वार्टर के लिए वीक गाइडेंस के साथ डिसअपॉइंटिंग Q4 अर्निंग्स के बाद गिरावट देखने मिली। ऐसे में US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ईस्टर्न यूरोप में एडिशनल फोर्सेस भेजने को मंजूरी दे दी, क्योंकि वॉशिंगटन यूक्रेन पर रशियन के अटैक की आशंका को टालने के लिए कदम उठा रहा है। इसी बीच मेटा ने कहा कि उसे उम्मीद है कि Q1 रेवेन्यू $27 to $29 बिलियन के दायरे में होगा, जबकि एनालिस्ट की लगभग $30.2 बिलियन होने की उम्मीद है।
बिटकॉइन जो कि सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है वो $36,706 पर थी, जो पिछले 24 घंटों में 5% नीचे देखी गई, जबकि इथेरियम इसी समय में 7% नीचे यानी $2,611 पर देखा गया। इस तरह से क्रिप्टो करेंसीज मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 6% से गिरकर $1.69 ट्रिलियन आ गया है। शिबा इनू एक इथेरियम बेस ऑल्ट कॉइन है, वो पिछले कुछ हफ्तों से सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज कंपनी की टीम ने नेपल्स इटली में बेस्ट न्यू हाइपर क्वालिटी वाली तेज ब्लॉकचेन बेस्ड फास्ट फूड चेन वेली के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। ऐसे में शिप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल स्टोर पर पेमेंट के साधन के रूप में किया जाएगा। वही राइवल क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन एक दूसरा पॉसिबल पेमेंट ऑप्शन है। हाल के समय में नेपल्स में सिर्फ एक स्टोर स्थित है, लेकिन टीम ह्यूज सेंट्रलाइज कॉन्ग्लोमेरेट्स के साथ साझेदारी करने के विचार को रिजेक्ट करते हुए ग्लोबल स्केल तक पहुंचने के प्लान्स बना रही है। टीम ने यह भी बताया कि कस्टमर्स अपनी खरीदारी के साथ शिप को बर्न कर सकते हैं। ऐसे में बर्निंग मैकेनिज्म को जल्द ही लागू किया जाएगा और इसके बारे में ज्यादा जानकारी जल्द ही सामने आएगी। अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर जॉन लीजेंड नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटीज की दुनिया में आने वाले मशहूर हस्तियों के बीच अपनी जगह को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल वो म्यूजिशियंस और अन्य एंटरटेनर्स के लिए एक नया एनएफटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने में मदद कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम आर सॉन्ग है, जो आर्टिस्ट को उनके काम को टोकनाइज करने और बेचने की अनुमति देता है। इस तरह से खरीदारों को अनरिलीज म्यूजिक और प्राइवेट चैटरूम्स को एक्सेस करने की इजाजत मिलती है। बता दें कि लीजेंड चीफ अब इम्पैक्ट ऑफिसर के रूप में काम करेंगे, जिसे आने वाले आर्टिस्ट और उनके फैन बेस को आकर्षित करने का काम सौंपा जाएगा। दूसरी तरफ अब क्रिस लिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना आसान होगा और इसके लिए क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। लिन ने कहा आर सॉन्ग गिफ्ट देने के विकल्प भी ऑफर करेगा। हालांकि लीजेंड ने पिछले साल एनएफटी प्लेटफॉर्म वन ऑफ को ज्वाइन किया था, जिसमें बतौर दूसरे प्रोजेक्ट मेंबर्स के रूप में टोजा कैट, HER, जैकब कॉलियर और द किड लैरोई भी शामिल है। कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल के चीफ ने एक कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है कि इंस्टीट्यूशंस अब कॉइनबेस के बिजनेस का 50% हिस्सा बनाते हैं, जो 3 साल पहले 10% था। कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल चीफ ब्रेट तेजपॉल के अनुसार बिजनेस में उछाल ने इंस्टीट्यूशनल ग्रुप के आकार में लगभग 1 दर्जन लोगों से 150 तक की बढ़ोतरी के लिए प्रेरित किया है। जबकि डिजिटल प्राइम ब्रोकरेज जेनेसिस के CEO माइकल मोरो ने कहा कि उनकी कंपनी का डेरिवेटिव बिजनेस 1 साल पहले की तुलना में लगभग 8 गुना बढ़ा हुआ है। यही बिटकॉइन अगेंस्ट बोरो करना और बिटकॉइन बाय करने के लिए बोरो करना भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है। मोरो ने कहा कि पिछले 1 साल में हेज फंड्स ने बिटकॉइन स्पेस में इंटर किया है। यूके की टैक्स एजेंसी ने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई लेंडिंग से रिटर्न के टैक्सेशन और प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क्स में हिस्सेदारी पर अपने गाइडेंस को अपडेट किया है। न्यू गाइडेंस के अनुसार एक लेंडिंग या स्टेकिंग पर कैसे टैक्स लगाया जाएगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या इसे कैपिटल और रेवेन्यू माना जाता है और कई फैक्टर्स पर विचार करने के बाद कि क्या रिटर्न की राशि उस समय पता थी जब एक एग्रीमेंट किया गया था। लेकिन ये डिसाइड करना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये रिटर्न कैपिटल या रेवेन्यू है। ऐसे में HMRC ने पहली बार मार्च 2021 में स्टेकिंग पर टैक्स लगाने के बारे में गाइडेंस को पब्लिश किया था। अगर बात करें पिछले साल के गाइडेंस के अनुसार तो स्टेकिंग एक्टिविटी का टैक्सेशन इस बात पर निर्भर करता है कि एक्टिविटी टैक्सेबल ट्रेड है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बनाए क्रिप्टो टीवी को अपना साथी और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।